नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी के दूसरे भाग में। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे भाग 2 लाने में काफ़ी समय लग गया, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे सोचते बहू जी का कुलवधू जनोचित सौंदर्य और वैभव की मर्यादा देखकर चूड़ी वाली स्वयं पराजय स्वीकार कर लेगी और अपना निष्फल प्रयत्न छोड़ देगी। तब तक यह एक अच्छा विनोद चल रहा है। चूड़ी वाली अपने कौतूहलपूर्ण कौशल में असफल न हो सकी थी, परंतु बहू जी के आज के दुर्व्यवहार ने प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाश्य रूप से उसके यहाँ आने जाने लगे। विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाली के उपवन में कटता। कुल मर्यादा, लोक लाज और जमींदारी सब एक और चूड़ी वाली अकेली। दालान में कुर्सियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का भेद मिटा रहे थे। पास ही अनार का वृक्ष था, उसमें फूल खिले थे। एक बहुत ही छोटी काली चिड़िया उन फूलों में चोंच डालकर मकरंद पान करती और कुछ केसर खाती, फिर हृदय विमोहक कलनाद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से कौतुक देख रहे थे। बोले, इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा रहेगा? ओह, यह फूल सूंघी है, पिंजरे में ही नहीं, उसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है। स्वर्ण पिंजर नहीं, उसे खाने के लिए फूलों की केसर का चारा और पीने के लिए मकरंद मदिरा और जुटाएगा कौन? पर इसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। वीणा में भी कोई कोई मीड़ ऐसी निकलती होगी। इसे अवश्य पकड़ना चाहिए, सरकार ने कहा। जिसमें बाधा नहीं, बंधन नहीं, जिसका सौंदर्य स्वच्छंद है, उस असाधारण प्राकृतिक कला का मूल्य क्या बंधन है? कुरुचि के द्वारा वह कलंकित भले ही हो जाए, परंतु पुरस्कृत नहीं हो सकती। उसे आप पिंजरे में बंद करके पुरस्कार देंगे या दंड देंगे सरकार? कहते हुए उसने विजय की एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ी। सरकार की उस वन विहंग को पकड़ने की लालसा बलवंती हो उठी। उन्होंने कहा, जाने भी दो, वह अच्छी कला नहीं जानती। प्रसंग बदल गया। नृत्य का साधारण विनोदपूर्ण क्रम चला। चूड़ी वाली अपने अभ्यास के अनुसार समझती कि यदि बहू जी की अपार प्रणय संपत्ति में से कुछ अंश मैं भी ले लेती हूँ तो क्या हानि होगा? परंतु बहू जी को अपने प्रणय के एकाधिपत्य पर पूर्ण विश्वास था। वह निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगी। राजलक्ष्मिया के भयानक आक्रमण से वह घुलने लगी और सरकार वन विहांगिनी विलासिनी को स्वतः करने में दत्चित हुए। रोगी की शुश्रूषा और सेवा में कोई कमी न थी, परंतु एक बड़े मुकदमे में सरकार का उधर सर्वसात हुआ और इधर बहू जी चल बसी। चूड़ी वाली ने समझा कि उसकी पूर्ण विजय हुई, पर बात कुछ और थी। विजय कृष्ण का वह एक विनोद था। जब सब कुछ चला गया तब विनोद लेकर क्या होगा? एक दिन चूड़ी वाली से छुट्टी मांगी। उसने कहा, कमी किस बात की है? मैं तुम्हारी ही हूँ और सब विभव भी तुम्हारा है। विजय कृष्ण ने कहा, मैं वेश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने में असमर्थ हूँ। चूड़ी वाली बिलखने लगी। विनय किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर विजय कृष्ण चले ही गए। वह सोचने लगी कि अपना व्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़ कर जो सुख खरीदा था उसका कोई मूल्य नहीं। मैं कुलवधू होने के उपयुक्त नहीं हूँ। क्या समाज के पास इसका कोई प्रतिकार नहीं है? इतनी तपस्या और इतना स्वार्थ त्याग व्यर्थ है। परंतु विलासिनी यह न जानती थी कि स्त्री और पुरुष संबंधी समस्त अंतिम निर्णय करने में समाज कितना ही उदार क्यों न हो, दोनों पक्षों को सर्वदा संतुष्ट नहीं कर सकता और न सकने की आशा है। यह रहस्य सृष्टि को उलझा रखने की कुंजी है। विलासिनी ने बहुत सोच समझकर अपनी जीवनचर्या बदल डाली। सरकार से मिली हुई जो कुछ संपत्ति थी उसे बेचकर पास ही के गांव में खेती करने के लिए भूमि ले लिया। हिंदू गृहस्थ की तपस्या करने में अपना बिखरा हुआ मन उसने लगा दिया।
उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल वट वृक्ष और निर्मल जल का सरोवर था। वो वहाँ पर बहुत ही आराम से रहती थी। वहीं बैठकर चूड़ी वाली ने पथिकों की सेवा करने का संकल्प भी किया था। थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी और अन्न से उसका घर भरा रहने लगा। भिखारियों को अन्न देकर उन्हें खिलाना देकर उसे कथनिक सुख मिलता था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चूड़ी वाली को सहेली बनने के लिए यौवन का तीसरा प्राण करुणा और शांति को पकड़ लिया। उस पथ से चलने वाले पथिकों को दूर से किसी कला कुशल कंठ की तान सुनाई पड़ती। अब लो नासनी अब लो न सहो। वट वृक्ष के नीचे का नाथ लड़का नंदू को चना और गुड़ की दुकान चूड़ी वाली ने करा दी। जिन पथिकों के पास पैसे न होते उनका मूल्य वह स्वयं देकर नंदू की दुकान में घाटा न होने देती और पथिक भी विश्राम किए बिना उस तालाब से नहीं जाते थे। कुछ ही दिनों में चूड़ी वाली का तालाब विख्यात हो गया। संध्या हो चली थी। पखेरुओं का बसेरे की ओर लौटने का कोहल मचा और वट वृक्ष में चल पहल हो गई। चूड़ी वाली चरनी के पास खड़ी बैलों को देख रही थी। दलान में दीपक जल रहा था। अंधकार उसके घर और मन में बरजोर घुस रहा था। कोलाहल शून्य जीवन में भी चूड़ी वाली को शांति मिली ऐसा विश्वास नहीं होता था। पास ही उसकी पिंडुलियों से सिर रगड़ता हुआ कलुआ दुम हिला रहा था। सुखिया उसके लिए घर में से कुछ खाने को ले आई थी, पर कलुआ उधर न देखकर अपनी स्वामिनी से स्नेह जता रहा था। चूड़ी वाली ने हंसते हुए कहा, चल तेरा दुलार हो चुका, जा खा ले। चूड़ी वाली ने मन में सोचा, कंगाल मनुष्य स्नेह के लिए क्यों भीख मांगता है? वह स्वयं नहीं करता, नहीं तो तृण विरुणों तथा पशु पक्षी भी तो स्नेह करने के लिए प्रस्तुत हैं। इतने में नंदू ने आकर कहा, माँ एक बटोही बहुत थका हुआ अभी आया है। भूख के मारे वह जैसे शिथिल हो गया है। तूने क्यों नहीं दे दिया? लेता भी नहीं, कहता है तू बड़ा गरीब लड़का है, तुझसे नहीं लूँगा। चूड़ी वाली वट वृक्ष की ओर चल पड़ी। अंधेरा हो गया था। पथिक जड़ का सहारा लेकर लेटा था। चूड़ी वाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कुछ भोजन कीजिए। तुम कौन हो? पहले की एक वेश्या। छी, मुझे पड़े रहने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोलो, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितनों की सुखी घरों को जुजाड़ कर शमशान बना दिया। महाराज हम लोग तो कला के व्यवसायी हैं। यह अपराध कला का मूल्य लगाने वालों की कुरुचि और कुत्सित इच्छा का है। संसार में बहुत से निर्लज्जित स्वार्थपूर्ण व्यवसाय चलते हैं, फिर इसी पर इतना क्रोध क्यों? क्योंकि वह उन सबों में अधम और निष्कृत है। परंतु वेश्या का व्यवसाय करके भी मैंने एक ही व्यक्ति से प्रेम किया था। मैं और धर्म नहीं जानती, पर अपने सरकार से जो कुछ मुझे मिला उसे मैं लोक सेवा में लगाती हूँ। मेरे तालाब पर कोई भूखा नहीं रहने पाता। मेरी जीविका चाहे जो रही हो, मेरे अतिथि धर्म में बाधा न दीजिए। पथिक एक बार ही उठकर बैठ गया और आँख रगड़कर अंधेरे में देखने लगा। साहस होकर बोला, चूड़ी वाली, कौन सरकार? हाँ, तुमने शोक हर लिया। मेरे अपराधजनक तमाम त्याग में पूर्ण का भी भाग था। यह मैं नहीं जानता सरकार। मैंने गृहस्थ कुलवधू होने के लिए कठोर तपस्या की है। इन 4 वर्षों में मुझे विश्वास हो गया है कि कुलवधू होने में जो महत्व है वह सेवा का है, न कि विलास का। सेवा ही नहीं चूड़ी वाली, उसमें विलास का अनंत यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक बंधन में वह पर्यवसित नहीं है। ब्राह्य साधनों में विकृत हो जाने तक ही उसकी सीमा नहीं। जीवन उसके लिए प्रचुर उपकरण प्रस्तुत करता है, इसलिए वह प्रेम भी है और श्रेय भी है। मुझे विश्वास है कि तुम अब सफल हो जाओगी। मेरी सफलता आपकी कृपा पर है। विश्वास है कि अब इतने निर्दयी नहीं होंगे। कहते कहते चूड़ी वाली ने सरकार के पैर पकड़ लिए। सरकार ने उसके हाथ पकड़ लिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी पर।